गरीब भाई वर्सेस अमीर घमंडी बहन। गुरदासपुर गांव में रहने वाला माखन महज 10 बरस का था जब उसके माता पिता चल बसे थे, जिसके बाद घर बार की बागडोर के साथ दूध मुही बहन का भार बेहद ही कच्ची उम्र में उस गरीब भाई के कंधे पर सवार हो गया था। इतने के बावजूद माखन ने न तो हार मानी और न कभी किसी के आगे हाथ पसारा, बल्कि हियाव बांधकर अपने हाथों का हुनर साध कर लोहार बनकर अपनी जीविका चलाने लगा और पहले दिन लोहार बनकर 20 रुपए की लागत कमाई। हंसिया बर्छी बनाकर बस 20 रुपए ही कमाई हुई है। एक काम करता हूँ, इससे मुनिया के लिए दूध मोल लेता हूँ। लाखन उस पैसे से अपनी बहन के लिए दूध खरीद कर उसकी भूख मिटाता है और खुद सारी रात भूख से छछनता रहता है। तू चिंता मत कर तारा, तेरा भाई भूखे रह जाएगा मगर तुझे भूखा रहने नहीं देगा। समय बीतता है। लाखन लगातार लुहार बनकर मेहनत की पांति पकड़े अपनी भुजाओं पर भरोसा करते हुए धधकती आग में लोहा पीट पीट कर औजार बनाकर सारा दिन पसीजते हुए आग में पकता वो गरीब भाई बहन को खिलाकर कभी भूखे पेट सोता तो कभी पानी पीकर ही पेट भर लिया करता। 5 साल बीत चुके थे। अरे तारा, इस जाड़े की बहती पुरवाई बयार में ओट पर क्यों बैठी है मेरी बहन? अपने भाई की बाट जो रही थी क्या? हाँ भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, अभी भैया तारा के लिए खाना बनाएंगे। दिन भर का थका मंदा लाखन चूल्हा फूंक कर अपनी बहन के खातिर खाना बनाता है। फिर एक दिन लाखन की नजर स्कूल जा रही बच्ची पर पड़ जाती है। तारा भी तो 5 बरस का पड़ाव पार कर चुकी है। अपनी बहन का स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बहन की शिक्षा की सोच को आंखों में संजोए गरीब लाखन कम दाम में कड़ी मेहनत करके लोहे पीतल की चादर पीट पीट कर औजार बनाकर पैसे जुटाने में जुट जाता है और अपनी बहन का स्कूल में दाखिला करवा कर मन मन में कहता है, शुक्रिया भगवान, ये तेरी ही दया है जो मुझ गरीब भाई की बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला है। आज इस भाई का मन गदगद हो उठा है। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में बदल जाते हैं और तारा सयानी हो जाती है। उसके चेहरे की दूधिया रंगत, गालों की लालिमा और लंबे लहराते केश उसके सयाने होने को जाहिर कर रहे थे। जहां पूरा गांव गहरे नींद में गोते लगा रहा था, वहीं वो गरीब भाई देर रात नंगे पांव मीलों पैदल चलते हुए घर लौटता है। भैया आ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये आपके पाँव में खून का रिसाव कैसे? कितनी बार कहा है आपको कि एक चप्पल खरीद लो, मगर चंद पैसे बचाने की होड़ में आप एक चप्पल तक नहीं खरीदते। बचत नहीं करूंगा तो तेरे ब्याह के लिए एकदम से पैसे कहां से लाऊंगा? अब के बरस 18 बरस की हो जाएगी तू। शादी की बात सुनकर तारा की आंखें शर्म से झुक जाती है। फिर एक रोज मनसुख लाखन के पास आकर बोलता है, अरे लाखन, कैसन चल रहा है कारोबार? और तू इतना बुझा बुझा काहे है भाई? मनसुख, तू तो जानता है जवान बहन भाई के सीने पर सील के जैसे होती है। एक बार बहन का ब्याह हो जाए तो जाकर चिंता घटेगी। लाखन, वैसे मेरी नजर में तारा के लिए एक उम्दा रिश्ता है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं, मगर लड़के वाले बेहद रईस हैं। अरे अपनी बहन को अच्छे घर में ब्याहने के लिए ये भाई अपना रोम रोम बेच देगा, तू बात कर। मनसुख की मदद से लाखन की बहन की शादी विनोद नाम के बड़े ही रईस घराने में हो जाती है, मगर गरीब भाई के कंधे कर्ज के बड़े बोझ के नीचे दब जाते हैं। जा तारा, इस भाई की दिल से दुआ है कि मेरी बहन को बेशुमार खुशियां मिले। भैया, आपकी भीगी आंखें देखकर एक भी डग आगे नहीं बढ़ा सकती। चुप हो जाओ, 2 दिन बाद मैं पगफेरे के लिए आ ही रही हूँ। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और तारा अपने पति विनोद के साथ कार में सवार होकर लाखन से मिलने आती है। क्या हुआ मेरी बहन, तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। कहाँ बैठूं मैं भैया? मुझे तो बैठने की जगह ही नहीं दिख रही इस तुच्चे से घर में। यहाँ चौकी पर बैठ मेरी बहन। इस चौकी की दशा तो पहले ही इतनी बदरत है, पता चले इस पर बैठने भर से चरमरा जाए। शुक्र है कि ब्याह के बाद मुझे इस गरीब गुमटी से निजात मिल गई। माफ करना भैया, मैं यहाँ अब एक सेकंड भी नहीं ठहरूंगी, चलती हूँ। रईसी के नशे में मगरूर बहन के बदले शब्द उस भाई के सीने में कांटे बनकर चुभ जाते हैं और तारा के जाते ही लाखन टखनों के बल ओछे मुंह धरती पर बैठ जाता है। कल तक मेरी बहन को जो घर स्वर्ग से भी सुंदर लगता था, आज अमीर होने के बाद ये घर उसके लिए गरीब का गढ़ बन गया है। तारा में आया रईसी का रुझान झुठलाया भी नहीं जा सकता। बहन में भरे धन के घमंड ने लाखन को झकझोर कर रख दिया था।
गुजरते महीने के मंजर देखते देखते 2 साल में बदल गए। एक रोज जब लाखन औजार बनाने के लिए लोहे की चादर पीट रहा था, उसी बीच उसका एक हाथ भी पिस जाता है। आह, माँ, मेरा हाथ। अरे लाखन, तेरा हाथ तो बुरी तरह से घायल हो गया है, चल मेरे साथ। लोगों की मदद से मनसुख लाखन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां लाखन के एक हाथ में अपाहिजता का दीमक लग जाता है। तारा, तुम्हारे भाई का एक हाथ कट गया है। इस दुख की घड़ी में तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। अगले दिन तारा अपने गरीब भाई के घर आती है। चौकी पर बेसुध पड़ा गरीब भाई अपनी बहन को देखकर चहक उठता है। तारा, मेरी बहन, तू आ गई। मैं जानता था इस दुख में तो तू अपने भाई से भेंट करने जरूर आएगी। मुझे तो लगा था कि इस छप्पर की छत को बदल दिया होगा, मगर तुम तो 2 साल बाद भी इसी गरीबी में दिन काट रहे हो भैया। लानत है तुम्हारे उस लुहार के काम धंधे को। कम से कम इस घास फूस के फाटक को तो बदल देते। खैर छोड़ो, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। इससे इस टूटे फूटे घर की मरम्मत करा लेना और बाकी से अपने घर के खाली खत्ते भर लेना। चलती हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, मगर तुम इस गरीब भाई की तारा नहीं, बल्कि करोड़पति घराने की बहू बनकर आई हो। अपने पैसे लेते जाओ। इस भाई की दुआ है तारा, जहाँ तुम्हारे पांव पड़े वहाँ तरक्की तुम्हारे कदम चूमे। इन पैसों को ठुकराकर तुम भूल कर रहे हो भैया। जीवन भर जूझते रहना इस गरीबी में। जा रही हूँ मैं। इस तरह भाई बहन के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार उनके रिश्ते की गांठ को कमजोर कर देती है। मगर कुछ ही दिनों में तारा का अमीर ससुराल अर्श से फर्श पर आ जाता है। ये सब क्या हो गया विनोद? सच कहूँ तारा, तो ये तुम्हारे गरीब भाई के बहते आंसू हैं, जो अभिशाप बनकर हम सभी पर फूट पड़े हैं। अरे जिस भाई ने अपनी खुशियां, अपना बचपन बेचकर, अपने अरमान, सब कुछ बगैर अपनी परवाह किए तुम पर न्यौछावर कर दिया। तुमने अमीर होकर उसकी गरीबी का ठट्ठा उड़ाया। इसलिए आज भगवान की लाठी गरीब के रूप में हम पर पड़ी है। विनोद की कड़वी फटकार तारा के अमीरी और घमंड के नशे को तोड़कर रख देती है, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसुओं की बदरा बरस पड़ती है और वो नंगे पांव दौड़ती भागती अपने भाई के पास आती है। भैया, अपनी इस बहन को माफ कर दो। मैं उस अमीरी के घमंड में चूर हो गई थी, जो कभी मेरा था ही नहीं। वो शान और शौकत जो मुझे शादी के सौगात में मिली थी, जिसके पीछे मैं बावरी होकर अपने भगवान समान भाई को नीचा दिखाती रही। तारा का सच्चा अंगीकार देखकर गरीब भाई की आंखें डबडबा जाती है और वो मर्म लहजे में कहता है, बस मेरी बहन, चुप हो जा। तू जानती है ना, ये भाई अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जो हुआ उसे बुरा दौर समझकर भूल जा। इस तरह भाई बहन के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दीवार तमाम जीवन के लिए ढह जाती है। याद रखें साथियों, ईश्वर अगर देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। इसलिए जायदाद से जज्बात के रिश्तों का तोल मोल ना करें। कुसुम रसोई में अपने पति के लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी उसका पति फोन पर बात करते हुए ऑफिस के लिए निकलने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। अजी रुकिए तो सही, मैंने आपके लिए लंच बनाया है, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसकी काली चारों ननद टेबल पर बैठकर उसे आवाज लगाने लगती हैं। अरे भाभी, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। आपकी वजह से मुझे रोज रोज देर से ऑफिस पहुंचना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ऑफिस वाले निकाल देंगे। अरे भाभी, क्या हुआ? ऐसे पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? जल्दी से हमें नाश्ता दे दो। हाँ हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। कुसुम सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है, जिसके बाद उसकी चारों ननद नाश्ता करने लगती हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कुसुम की चारों काली ननद में से केवल प्रिया ही उसे सही समझ पाती थी। बाकी की तीनों नंद कुसुम की खूबसूरती के चलते उसे कम वास्ता रखती थी। नाश्ता करने के बाद उसकी तीनों नंद ऑफिस, कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाती हैं। आखिरी में प्रिया रह जाती है। प्रिया घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन कुसुम अपनी ननद प्रिया से कहती है, प्रिया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे भैया मुझसे प्यार ही नहीं करते। ना तो वह मेरे साथ समय बिताते हैं और ना ही मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। ये सुनकर प्रिया अपनी भाभी कुसुम से कुछ नहीं कह पाती। तभी कोई घर की घंटी बजाता है। अरे भाभी, लगता है दरवाजे पर कोई आया है, मैं जाकर देखती हूँ। प्रिया अपनी भाभी के सवाल से बचने के लिए दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ वह दरवाजे पर अपने भाई विवेक को किसी और औरत के साथ शादी के जोड़े में देखती है। अरे प्रिया, ये देखो तुम्हारी नई भाभी।
आप ऐसा कैसे कर सकते हो भैया? कुसुम भाभी को आपने इतना बड़ा धोखा दिया? अरे बहन, तू पागल हो गई है क्या? किसको भाभी बोल रही है? इस गवार को? ये गवार मेरे लायक ही नहीं है और मैं इससे प्यार भी नहीं करता। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। आज से अंजलि तुम्हारी भाभी है। ये सुनते ही कुसुम रोने लगती है और रोते हुए विवेक से कहती है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? भला मेरे होते हुए आप मेरी सौतन ले आए। अरे मुझ में क्या कमी रह गई थी जो मैं पूरी ना कर सकी? अरे कमी ही कमी है, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। वो तो मजबूरन माँ के कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी। अब माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, तो मैं क्यों समझौता करके तुम्हारे साथ रहूं? तभी विवेक की तीनों बहनें भी ये सब वहाँ आकर सुन लेती हैं, जिसके बाद उन्हें अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने हमारा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। आपको दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, और अगर ऐसा ही था तो आपको हमारी भाभी कुसुम से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। देखो भैया, जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई है उसे सुधार लो, क्योंकि हमारे लिए हमारी भाभी कुसुम ही है। ओह, तो अब तुम चारों इस गवार की तरफ हो गई हो। अरे वैसे भी मुझे तुम चारों को अपनी बहन बोलने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि तुम चारों हो ही इतनी काली। अच्छा हुआ अब मैं इस औरत के साथ साथ तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। विवेक कुसुम के साथ साथ अपनी चारों बहनों को छोड़कर चला जाता है। विवेक के जाने के बाद उसकी चारों बहनें रोने लगती हैं। जाने से पहले कहा था कि हमारा भैया हमारा आखिरी तक सुरक्षा करेगा और हमारा साथ निभाएगा, लेकिन भैया ने तो एक औरत के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। भैया पहले तो ऐसे कभी नहीं करते थे, फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। हमारे भैया के अलावा इस दुनिया में था ही कौन और, लेकिन देखो उन्होंने तो मिनट से पहले हमारा साथ छोड़ दिया। भैया को हमारे होने से शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि हम चारों काली हैं। अरे काला होना कोई गुनाह है क्या? काले रंग और गोरे रंग में इतना फर्क क्यों करते हैं लोग? तभी कुसुम अपनी चारों नंद को गले से लगा लेती है और रोते हुए उनसे कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम चारों मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मेरा तुम्हारे चारों के अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। तुम्हारे भैया हमें छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर उन चारों को अपने किए हुए पर शर्मिंदगी होती है। भाभी जी, भैया के रहते हमने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए, ऊपर से कभी सीधे मुंह से बात भी नहीं की। आप हमेशा हमसे प्यार करती थी और हमने हमेशा आपको घमंड दिखाया। आज पता चला कि अपने खून से ज्यादा कभी कभी पराया खून भी साथ देता है। भाभी, आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। ऐसा मत सोचो, मैं तुम चारों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम तो मेरी दुनिया हो। उस दिन के बाद से कुसुम अपनी चारों नंद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है, जिसके बाद कुसुम की चारों काली नंद घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेती हैं और नौकरी करके घर को चलाने लगती हैं। एक दिन कुसुम की चारों काली नंद आपस में बातें करने लगती हैं। जब से भैया ने भाभी को छोड़ा है तब से कुसुम भाभी बहुत ज्यादा परेशान और अकेली अकेली सी रहती हैं। तुम सही कहती हो, कुसुम भाभी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। एक दिन हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद भाभी भी तो इस घर में अकेली ही रह जाएंगी। मेरे दिमाग में ख्याल आया है, क्यों ना हम अपनी भाभी की दूसरी शादी करवा दें। अभी वह जवान हैं, खूबसूरत हैं, कोई भी उनसे आराम से शादी कर लेगा। प्रिया की बात सुनकर उसकी बाकी की तीनों बहनें उसकी बात पर सहमत होती हैं। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें उनके लिए कोई जीवन साथी ढूंढना चाहिए। वह चारों अपनी भाभी के पास जाती हैं और उन्हें शादी के लिए मनाने लगती हैं। तुम चारों ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? भाभी, आप थोड़ा दिमाग से सोचो। हम चारों की शादी हो जाएगी तो आप अकेली रह जाओगी, और अभी आपके आगे पूरी जवानी पड़ी है, और फिर आपकी शादी होने के बाद भी आप हमारी भाभी ही रहोगी। वह चारों मिलकर कुसुम को बहुत समझाती हैं, जिसके बाद कुसुम शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दौरान उनके पास एक कार्तिक नाम के लड़के का रिश्ता आता है। कार्तिक एक इंजीनियर था और पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। वह चारों अपनी भाभी का रिश्ता कार्तिक से तय कर देती हैं, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हल्दी मैं अपनी भाभी को लगाऊंगी। प्रिया अपनी भाभी को हल्दी लगाती है और हल्दी लगाने की रस्म पूरी करती है। ऐसे ही वह मेहंदी की रस्म करते हैं और आखिरी में जब शादी वाला दिन होता है तो चारों बहनें मिलकर अपनी सुंदर सी भाभी को शादी का जोड़ा पहनाकर तैयार करती हैं। भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे आपको।
चारों मिलकर कुसुम को मंडप पर लेकर जाती हैं, जिसके बाद कुसुम कार्तिक के साथ फेरे लेकर उससे शादी कर लेती है। जैसे ही विदाई का समय आता है, वह चारों मिलकर दरवाजे तक अपनी भाभी को छोड़ने के लिए जाती हैं। जैसे ही प्रिया दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका भाई विवेक खड़ा होता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? जैसे आपने भाभी को धोखा देकर किसी और से शादी की थी, बिल्कुल वैसे ही आप हमारी भाभी के लायक हो ही नहीं। अपने सामने अपनी पत्नी को किसी और के साथ शादी के जोड़े में देखकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। मैं गलत था, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। कुसुम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अंजलि से शादी तो कर ली, लेकिन अंजलि मेरा सारा पैसा लेकर किसी और के साथ भाग गई। काश मुझे सही और गलत में फर्क नजर आ जाता, तो शायद मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। विवेक की चारों बहनें उसे नजरअंदाज कर देती हैं और अपनी भाभी की विदाई खुशी खुशी करती हैं, जिसके बाद कुसुम कार्तिक के साथ विदा होकर चली जाती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। अरे बहू देख, वो सामने से नया जोड़ा आ रहा है। तेरा कस्टमर तो आ गया, आ जल्दी से उनकी पेंटिंग बना। हाँ माँ जी, चलो मैं भी काम में लग जाती हूँ। देखो, आपके भी ओल्ड कपल्स का जोड़ा आ गया है, आप भी अपना काम शुरू कर दो। दोनों सास बहू लोगों की पेंटिंग बनाना शुरू कर देती हैं। आशा नए कपल्स की पेंटिंग बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ लीला पुराने कपल्स की पेंटिंग बनाती है। दोनों सास बहू का काम जोर शोर से चल रहा होता है, जिसके बाद शाम तक वो पैसा कमाकर एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में आशा का पति कैलाश बीमार पड़ा होता है। कैलाश को कैंसर की बीमारी होती है, जिसके लिए आशा और लीला दोनों मेहनत करके पैसे जोड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे, बस थोड़े से पैसे और रहे हैं, हम आपको आपकी फीस के पूरे पैसे लौटा देंगे। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे बेटे को अच्छे से इलाज करना। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने इलाज करना शुरू कर दिया है। कुछ ही समय में भगवान की दुआ से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू खुश हो जाती हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। आखिर कैलाश को कैंसर कैसे हुआ और लीला अपनी बहू आशा के साथ मिलकर पेंटिंग बेचकर पैसे क्यों कमा रही थी, चलिए ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लीला अपने कमरे में पेंटिंग बना रही होती है, तभी उसका पति दुर्योधन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे लीला, जब देखो तुम पेंटिंग ही बनाती रहती हो। अरे थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल रखा करो, मुझे ड्यूटी के लिए देरी हो रही है। तुमने मेरा नाश्ता अभी तक नहीं बनाया। अजी थोड़ी देर और दे दीजिए मुझे, मैं अभी आपका नाश्ता बना दूंगी, बस मेरी पेंटिंग पूरी होने ही वाली है। अरे बस करो लीला, बहुत हुआ, जब देखो पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। अरे पेंटिंग के बाहर भी तुम्हारी एक दुनिया है, तुम्हारा एक पति है और तुम्हारा एक बेटा है, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। लीला गुस्से से पेंटिंग ब्रश फेंक देती है और रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर वो गुस्से में अपने पति और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगती है। जैसे वो नाश्ता बनाकर नाश्ते की टेबल पर लेकर आती है, वो गुस्से से अपने पति और अपने बेटे की तरफ देखकर उनसे कहती है, देखिए जी, पेंटिंग बनाना मेरा पैशन है और मैं पेंटिंग बनाना कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिए, कैलाश की शादी करवा दीजिए। कैलाश की शादी हो जाएगी तो इस गधे को थोड़ी अक्ल आ जाएगी और फिर घर को संभालने के लिए बहू भी आ जाएगी। अरे वैसे तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है, कैलाश की शादी करवा देंगे तो ये नालायक पीना तो छोड़ देगा कम से कम। अरे पीना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर आप दोनों मेरी शादी करवाना ही चाहते हो तो करवा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे जब बहू आ जाएगी तो वो तेरी शराब अपने आप छुटवा देगी। कुछ ही समय में लीला एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे कैलाश की शादी करवा देती है। कैलाश की पत्नी आशा बहुत संस्कारी और सुंदर होती है। वो शादी के बाद घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देती। एक दिन आशा अपनी सास लीला को उसके कमरे में नाश्ता देने जाती है। लीला अपने कमरे में पेंटिंग बना रही होती है, जिन्हें देखकर आशा कहती है, अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो, कहाँ से सीखी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाना? अरे बहू, ये तो मेरा बचपन का टैलेंट है। मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन कभी इसमें सफल नहीं हो पाई। वैसे माँ जी, आपको पता है
स्कूल के समय पर मैंने भी बहुत पेंटिंग बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया था। आपको पेंटिंग बनाते हुए देखकर अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी पेंटिंग बना लूं। आशा अपनी सास लीला से बात करती रहती है और हाथ में पेंसिल और एक ड्राइंग शीट लेकर पेंटिंग बनाने लगती है। देखते ही देखते आशा अपनी सास लीला की हूबहू तस्वीर बना लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास को उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहती है, देखिए माँ जी, आज भी मेरे हाथों से टैलेंट नहीं गया। मैं आज भी उतनी ही अच्छी पेंटिंग बना लेती हूँ। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। इतनी अच्छी पेंटिंग तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। चलो, अच्छी बात है, मेरी बहू के अंदर मेरे जैसा ही टैलेंट है। उस दिन के बाद से कभी कभी आशा भी अपनी सास लीला के साथ पेंटिंग बना लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पहले से भी ज्यादा नशा करना शुरू कर देता है। वो रोज रात को दारू पीकर आने लगता है। ये सब आशा से देखा नहीं जाता और वो गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से कैलाश और शराब पीना शुरू कर देता है। सुबह शाम बस वो शराब के नशे में ही रहता है। ये सब देखकर एक दिन लीला कैलाश से कहती है, अरे बेटा, तू इतनी सारी शराब क्यों पीता है? आखिर क्या वजह है तेरी इतनी शराब पीने की? अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरी इस शराब के चलते तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई है। अरे माँ, अरे मुझे शराब पसंद है इसलिए मैं पीता हूँ। अगर मैं पीता हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? कैलाश के इतना कहते ही लीला उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी कैलाश को अकल नहीं आती और वो शराब के नशे में डूबता ही चला जाता है। कुछ ही समय में कैलाश की तबीयत भी खराब होने लगती है। उसकी ये हालत देखकर एक दिन लीला उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, डॉक्टर लीला से कहते हैं, देखिए, आपके बेटे को इतनी शराब पीने से कैंसर हो गया है और इलाज करने में पूरे 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप इतना पैसा दे सकती हैं तो हम आपके बेटे का इलाज शुरू कर देंगे। लेकिन इतना पैसा हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे डॉक्टर साहब? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, मैं इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाता है, जिसके बाद लीला बहुत मायूस हो जाती है। इलाज करवाने के चक्कर में वो अपना घर भी बेच देती है, जिसकी वजह से बहुत गरीब हो जाते हैं। एक तरफ दुर्योधन नौकरी करके पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ लीला सड़कों पर लोगों की तस्वीर बनाकर पैसा कमाना शुरू कर देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा टैलेंट इस काम आएगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी वहां पर आशा आ जाती है और अपनी सास को पेंटिंग बनाते हुए देख लेती है, जिसके बाद आशा लीला के पास जाती है। लीला आशा को देखकर उसे अपने बेटे की हालत के बारे में बताती है। माँ जी, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी और कैलाश जी के इलाज के लिए पैसा जोड़ दूंगी। दोनों सास बहू दिन रात पेंटिंग बनाकर पैसा जोड़ती हैं और कैलाश का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में कैलाश पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बाहर आ जाता है। ठीक होने के बाद कैलाश अपनी माँ और अपनी पत्नी आशा के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं फिर कभी नशा नहीं करूंगा और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद से कैलाश अपनी माँ और अपनी पत्नी आशा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शीतल अपने बेटे रंजीत की शादी स्वरा से करवाकर स्वरा को अपने घर ले आती है। अरे वाह, देखो तो सही कितनी सुंदर है मेरी बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। जा बहू, अब तू अपने पति रंजीत के कमरे में जाकर आराम कर ले। रंजीत अपनी पत्नी स्वरा को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद शीतल एक गिलास में केसर वाला दूध लाकर रंजीत को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, सोने से पहले एक गिलास दूध पी लेना और हाँ, मेरी बहू का अच्छे से ख्याल भी रखना। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद स्वरा और रंजीत भी अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, स्वरा नींद से जागती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ओहो, ये शादी भी कैसी चीज है। शादी के बाद चूड़ियां भी पहनो, गले में हार भी पहनो और फिर ये मंगलसूत्र। अरे कितना भारी मंगलसूत्र है, थोड़ी देर के लिए इसे उतार देती हूँ। स्वरा अपना मंगलसूत्र उतार कर रसोई में रख देती है, जिसके बाद वो आराम से खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से उसकी सास शीतल वहां पहुंच जाती है और अपनी बहू स्वरा को नाश्ता बनाते हुए देख उससे कहती है, अरे वाह बहू,
तुम तो समय से ही उठकर नाश्ता बनाने में लग गई। बस यही चाहिए था मुझे अपनी बहू में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी और घर की सभी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं नाश्ते की टेबल पर सभी को बुला लेती हूँ। जैसे ही शीतल रसोई से बाहर जाने वाली होती है, उसकी नजर स्वरा के उतारे हुए मंगलसूत्र पर पड़ जाती है। अरे बहू, ये क्या, तुमने अपना मंगलसूत्र अपने गले से उतार दिया? अरे माँ जी, गर्मी बहुत लग रही थी और मुझे इतना भारी मंगलसूत्र पहना नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इसे उतार कर रख दिया। देखो बहू, गर्मी के कारण मंगलसूत्र को उतारा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगलसूत्र को कभी भी अपने सीने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी रूह हमारे पतियों से जुड़ी होती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं काम खत्म होते ही अपना मंगलसूत्र पहन लूंगी। स्वरा की ये बात सुनकर शीतल नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे रंजीत और अपने पति उमेश को बुला लेती है। कुछ ही देर में स्वरा भी नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। अरे वाह बहू, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो खाना शुरू करते हैं। सभी नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाया है और ये खीर तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सभी अच्छे से नाश्ता करके अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, जिसके बाद स्वरा घर का काम करना शुरू कर देती है। घर का काम करते करते वो फिर से अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और उसे टेबल पर रख देती है। ऐसे ही वो दिन भर मंगलसूत्र को कभी उतारती तो कभी पहनती। ये सब देख शीतल स्वरा को समझाने के लिए उसके पास आती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था, अपने मंगलसूत्र को अपने गले से अलग मत करना। तुम जानती नहीं हो, एक औरत का मंगलसूत्र तभी उसके गले से उतरता है जब उसका सुहाग उजड़ जाता है। अरे माँ जी, आप भी कितने पुराने ख्यालों की बातें करती हो, भला इस जमाने में ऐसा कुछ होता है क्या? आप चिंता मत करो, मेरे पति रंजीत को कुछ नहीं होगा। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। बहू, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, तू उसकी करनी को बदल नहीं सकती, इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। अच्छा माँ जी, लो पहन लिया मंगलसूत्र, अब तो ठीक है। बहू, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, इस मंगलसूत्र की अहमियत को समझो। स्वरा अपनी सास शीतल की बातें सुनने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद शाम को जैसे ही स्वरा की नींद खुलती है, वो खुद से कहती है, अरे ये क्या, आज तो मैं काफी देर तक सोती रही, जल्दी से नहाकर शाम का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। स्वरा नहाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में रंजीत भी ऑफिस से आ जाता है और वो अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जैसे ही रंजीत बाथरूम में जाता है, वहाँ नल के ऊपर स्वरा का मंगलसूत्र टंगा हुआ देखता है। अरे ये क्या, स्वरा अपना मंगलसूत्र यहीं भूल गई। कोई बात नहीं, आज मैं ही उसे उसका मंगलसूत्र पहना देता हूँ। रंजीत मंगलसूत्र ले जाकर रसोई में स्वरा के गले में पहनाने लगता है। तभी शीतल रसोई में पहुंच जाती है और ये सब देखकर कहती है, देखा, इतनी बार समझाने के बाद भी तेरी पत्नी को मेरी कोई बात समझ नहीं आती। अरे मंगलसूत्र गले में पहनने की चीज है ना, कि उसे बार बार उतार कर यहाँ वहाँ फेंकने की। रंजीत, मैं तो इसे समझा समझा कर पागल हो गई हूँ, अब तू ही समझा। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रंजीत अपनी पत्नी स्वरा से कहता है, अरे मेरी जान, अगर माँ मंगलसूत्र उतारने के लिए मना करती है तो इसे अपने गले से मत उतारा करो। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही वो कहती है। हाँ हाँ, अब तुम भी अपनी माँ के पक्ष में ही बोलो। अरे मुझे जब पहनना होगा मैं पहन लूंगी, इन सब दिखावे वाली चीजों से कुछ नहीं होता। रंजीत स्वरा को मंगलसूत्र पहनाकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी लोग नाश्ता करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और स्वरा की आदत ठीक नहीं होती। वो हर रोज कभी कहीं तो कभी कहीं मंगलसूत्र उतार कर डाल देती। एक दिन शीतल मंदिर से घर की तरफ लौट रही थी कि तभी उसकी नजर उसके घर के बाहर पड़े कूड़े पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस कूड़े के अंदर क्या चमक रहा है? जैसे ही शीतल कूड़ा हटाकर देखती है, शीतल को कूड़े के अंदर स्वरा का मंगलसूत्र दिखाई देता है, जिसे देखते ही शीतल बहुत आग बबूला हो जाती है और गुस्से से मंगलसूत्र उठाकर स्वरा के पास जाती है। स्वरा, स्वरा, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में डाला करो। आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण चीज को कूड़े में डाल दिया, ये तुम कैसे कर सकती हो? अरे माँ जी, गलती से सफाई करते करते कूड़े में चला गया होगा, ये मैंने जानबूझकर नहीं डाला। देख बहू, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। इस मंगलसूत्र को आइंदा अगर अपने गले से उतारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
शीतल इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? देखिए, मैं रंजीत की कंस्ट्रक्शन साइट से बात कर रहा हूँ। दरअसल एक हादसे में रंजीत जी बिल्डिंग से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लाश हॉस्पिटल गई है। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाइए। ये सुनते ही शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? शीतल के हाथ पैर कंपकपाने लगते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से बोलती है। रंजीत कंस्ट्रक्शन साइट पर था और अचानक से बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही स्वरा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से रंजीत की लाश को घर ले आती हैं। चारों तरफ मातम का माहौल था और सभी की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वरा पत्थर की मूरत की तरह केवल रंजीत की लाश को निहारती रहती है। तभी शीतल उसके पास आती है। अरे अब क्या इस मंगलसूत्र को लेकर बैठी है? जा फेंक दे इसे। तुझे तो वैसे भी इसकी कद्र नहीं थी। देख लिया ना तूने मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज तेरी ही वजह से मेरे बेटे की ये हालत है। अगर एक मंगलसूत्र में इतनी ही ताकत होती है तो मैं आज इस मंगलसूत्र की ताकत देखना चाहती हूँ। अगर आज इसे पहनने के बाद मेरा पति जिंदा खड़ा हुआ तो मैं मरते दम तक इसे अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। जैसे ही स्वरा मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है, उसके पति की सांसें चलने लगती हैं और वो अपनी आंखें खोल देता है। ये सब देखकर स्वरा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो तुरंत अपने पति को गले से लगाकर कहती है, आज मुझे एक मंगलसूत्र की शक्ति और उसकी अहमियत पता चल गई। अब जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से अलग नहीं होंगे, मैं इस मंगलसूत्र को अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। उस दिन के बाद से स्वरा अपने मंगलसूत्र को अपने सीने से कभी नहीं अलग करती और हमेशा उसे अपने गले में पहन कर रखती है। हाल ही में सोनापुर गांव में एक बाढ़ आई थी, जिसमें पूरा गांव उथल पुथल हो गया था। लोग भी इधर उधर पड़े थे और परेशानी में थे। जिन्हें मदद चाहिए थी, कोई पेड़ पर लटका हुआ था, कोई पानी में इधर उधर तैर रहा था, जो मदद की गुहार लगा रहा था। वहीं कुछ लोग बाढ़ से बचने के लिए झोपड़ी के ऊपर बैठ गए थे, तो कोई खंबे पर चढ़ा हुआ था। अरे बचा लो, कोई बचा लो, मुझे इस खंबे से उतारो, कहीं करंट न लग जाए। अरे मैं आधा पेड़ पर लटक रहा हूँ, मेरे हाथ छूटने वाले हैं, कोई मुझे बचाओ। तभी हवा में उड़ती हुई 5 अतरंगी चुड़ैलें आती हैं। एक की पूंछ लंबी थी, दूसरे के कान बड़े थे, तीसरी की गर्दन लंबी थी, चौथी के पैर लंबे थे, 5वीं के हाथ बड़े थे। तभी लंबी पूंछ वाली बंदर की तरह उछलते हुए उस पेड़ पर पहुंच जाती है और अपनी पूंछ से लटक कर उस गौरव नाम के आदमी को वापस पेड़ की डाल पर बिठाकर कहती है, जब तक बाढ़ के पानी का स्तर कम ना हो जाए तब तक इस पेड़ पर संभाल कर बैठे रहो और हमसे डरना मत। शुक्रिया बचाने के लिए। नहीं, बैठो, मैं औरों की मदद करके आती हूँ। ये बोलकर लंबी पूंछ वाली चुड़ैल कविता दूसरों को बचाने के लिए चली जाती है। वहीं लंबे हाथ वाली चुड़ैल मानसी अपने लंबे हाथों से पानी में डूबते हुए लोगों को बचा लेती है और कहती है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ सुरक्षित रहिएगा। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वहाँ पर मेरी छोटी सी बेटी भी फंसी है, उसे भी ले आओ। वो उस ओर है, पानी में टोकरी के अंदर बैठी हुई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। मानसी, तुम और लोगों की मदद करो, मैं उसे पानी से बचा कर लाती हूँ। मेरे पाँव बड़े हैं, मैं ऐसे ही पहुँच जाऊंगी जल्दी से। तभी लंबे लंबे पैरों वाली चुड़ैल उसे बचाने जाती है, मगर उसे कहीं मिलती नहीं है। तभी वो कहती है, सविता बहन, तू जहाँ भी है जल्दी आ जाओ। हाँ बहन, बोल क्या हुआ? यार, एक छोटी सी बच्ची टोकरी के अंदर है। इतने लंबे कानों से उसकी आवाज सुनकर बताना वो किस तरफ है। रुक जा, अभी पता लगाती हूँ। तभी सविता चुड़ैल अपने लंबे लंबे कानों से गौर से उस गांव की आवाजों को सुनने की कोशिश करती है। उस पर दूर की आवाज सुनने की भी ताकत थी। तभी उसे आवाज आती है, माँ मुझे बचाओ, सामने एक पेड़ आ रहा है बड़ा सा, मुझे बचा लो, कहीं टक्कर ना हो जाए। और वो बड़े वाले पेड़ की ओर से आ रही है, जल्दी जाकर बचा ले भारती चुड़ैल उसे। तभी भारती चुड़ैल अपने लंबे पांव से उस बाढ़ के पानी को लांघ कर उस बच्चे को जाकर बचा लेती है और उसके माँ के साथ छोड़ देती है। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति रोते हुए कहता है, अबे कोई बचा लो, मैं यहाँ पर हूँ इस झोपड़ी के ऊपर। अंजू, मुझे कहीं से बूढ़े व्यक्ति की आवाज आ रही है बचा लो की, पर मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा। जरा तू अपनी लंबी गर्दन से चेक कर और उन्हें बचाने जा।
तभी अंजू चुड़ैल अपनी लंबी गर्दन करके दूर बैठे झोपड़ी पर चल रहे बूढ़े व्यक्ति को देख लेती है और उड़कर उन्हें उस झोपड़ी से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाती है और कहती है, बाबा आप ठीक तो है ना? आपको कुछ चाहिए? हाँ बेटा, अरे मेरे तो हाथ पैर कब कपा रहे हैं। इस बाढ़ ने तो भयंकर तूफान मचाया है, इससे मैं बहुत डर गया हूँ और बहुत देर से भूख भी लग रही है मुझे। मैं आपको खाना लाकर देती हूँ और हम बाकी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाते हैं। तभी सविता चुड़ैल अपने जादू से उन बूढ़े व्यक्ति को खाना खिला देती है और बाकी की 4 अतरंगी चुड़ैल बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने चली जाती हैं। आखिर इस गांव में आए बाढ़ के तूफान से बचाने वाली ये 5 अतरंगी चुड़ैल कौन और कहां से आई थी, ये बात जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां 5 चुड़ैल भूतिया लोक में अपने हुजूर मोगेम्बो के सामने सावधान खड़ी थी। तो बताओ सुधरने का क्या लोगी? हुजूर हमारी ये समस्या नहीं थी, हम तो सुधरी हुई ही चुड़ैल हैं। तो क्या समस्या है, जल्दी बोलो। और भी लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे ऊपर निर्भर हैं। हुजूर मेरे लंबे पैर हैं। हुजूर मेरे लंबे कान हैं जो कि हाथी के लंबे कानों जैसे लगते हैं। और हुजूर मेरी तो लंबी गर्दन है जिस वजह से मैं जिराफ लगती हूँ। मेरी तो लंबी पूंछ है जिस कारण सब मुझे बंदरिया वाली चुड़ैल बोलते हैं। और मोगेम्बो जी मेरे लंबे लंबे हाथ हैं, यहाँ के सभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुम लोगों का कुछ ना कुछ बड़ा है, छोटा तो नहीं है। तो समस्या क्या है? अभी तो बताया महाराज, समस्या ये है कि भूतिया लोग के सभी भूत और चुड़ैल हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें बाकी भूत और चुड़ैल की तरह नॉर्मल ही दिखना है, ऐसे तरंगी नहीं। इसलिए भूतिया लोग हमें अतरंगी चुड़ैल बोलकर टॉर्चर करते हैं। प्लीज हुजूर हमारा ये सब हटा दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, किंतु एक ही शर्त पर तुम्हें धरती लोक पर जाकर वहाँ के बेसहारा, बेबस, मासूम, गरीब लोगों की बिना स्वार्थ के मदद करनी होगी। अगर ऐसा करने में तुम 5 अतरंगी चुड़ैल सक्षम हुई तो धीरे धीरे तुम्हारे कान, पूंछ, लंबे हाथ और गर्दन सब कम हो जाएंगे। सच्ची मोगेम्बो भूत जी? हाँ, धरती लोक के लिए प्रस्थान करो। तभी 5 अतरंगी चुड़ैल धरती लोक में भेष बदल कर पहुँच जाती हैं, जहाँ एक रोती हुई लड़की खाना मांग रही थी। भूख लग रही है आंटी, मुझे पैसे दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस सविता हमें इसे खाना देना चाहिए, ये छोटी बच्ची बहुत रो रही है। अरे छोड़ ना, बच्चों की मदद करेंगे तो हमारा काम जल्दी पूरा नहीं होगा। सविता की बात सुनकर 4 अतरंगी चुड़ैल आगे बढ़ जाती हैं। तभी उनके सामने वो बच्ची दोबारा आकर मोगेम्बो भूत बन जाता है और कहता है, अगर तुम अभी मदद नहीं कर रही हो तो पश्चाताप कैसे करोगी? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी मोगेम्बो के जादू से 5 के कान, गर्दन, हाथ, पैर, पूंछ सब और बढ़ जाते हैं, जिससे 5 चुड़ैल परेशान होकर उनसे माफी मांगती हैं। हुजूर आपने क्या किया? हमारे तो पहले से इतनी परेशानी बढ़ी थी और आपने और कर दी। तुम्हारी सजा है ये, अब जाकर अच्छे से लोगों की मदद करो। ये ऐसे नहीं मानेंगी, इनके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जाओ, अब खड़ी क्या हो? ऐसा कहकर मोगेम्बो गायब हो जाता है और चुड़ैलें आगे जाकर सड़क पर बैठी भिखारी के पास जाती हैं। अरे कोई खाना खिला दो, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, पानी पीकर जिंदा हूँ। अरे भगवान के नाम पर कोई दे दो। अंजू भारती कविता, हम इनके लिए खाना बनाना चाहिए। तू जाकर सब्जियों का इंतजाम कर, आज हम भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। और इतनी ठंड हो रही है, मैं इन लोगों के लिए कंबल का इंतजाम करती हूँ। तभी 4 अतरंगी चुड़ैल मिलकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना तैयार कर लेती हैं। वहीं सविता कंबल लाकर लोगों को कंबल बांट देती है। ये लीजिए, आपको ठंड लग रही होगी, ये कंबल ले लीजिए। तभी खाना तैयार हो जाता है और कविता चुड़ैल सबको अपनी पूंछ से खाना बांटती है। लीजिए लीजिए, डरिए मत, आप खाना खा लीजिए। वो क्या है ना, हनुमान जी की तरह मेरे पास भी पूंछ का वरदान है। अरे माँ देखो, उन आंटी की तो पूंछ है, पूंछ वाली आंटी। हाँ बेटा, सुनो जरा, मुझे 2 डब्बे खाने के और दे दीजिए, मेरे पति घर पर भूखे हैं। हाँ जी, लीजिए लीजिए। तभी खाने की भीड़ को देखकर एक बुढ़िया वहीं बेहोश हो जाती है। तभी मानसी चुड़ैल उन्हें एक पेड़ के सहारे बिठाकर उनका उपचार कर उन पर पानी छिड़कती है और कहती है, अजी अम्मा आप ठीक तो हैं? बेहोश कैसे हुई? क्या बताऊं बेटा, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। यहाँ भंडारा देखकर मैं लेने आ ही रही थी कि कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। आपने कुछ खाया नहीं है ना? मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तभी मानसी चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से बुढ़िया को खाना खिला देती है। बहुत खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करे।
दिल से मदद करने पर मानसी के लंबे हाथ छोटे हो जाते हैं। वहीं बाकी चुड़ैलें भी इसी तरह लोगों की मदद करती हैं। तभी उनके कानों में मोगेम्बो की आवाज आती है। तुम सब जहाँ भी हो फौरन लोगों की मदद के लिए पहुँच जाओ, वहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है। सुना तुम तीनों ने, हुजूर का आदेश है, हमें मदद के लिए कहीं और जाना है, चलो साहब। हाँ चलो। तभी पांचों अतरंगी चुड़ैल सोनापुर गांव में लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां कुछ लोग झोपड़ी के ऊपर, कुछ पानी में तो कुछ पेड़ पर लटके हुए थे। कुछ ही समय में पांचों चुड़ैल सभी लोगों को बचा लेती हैं। एक हफ्ते तक अतरंगी चुड़ैलें बाढ़ से पीड़ित लोगों की खूब सेवा करती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं, उनका उपचार करती हैं। अच्छे से मदद करने पर पांचों चुड़ैल की पूंछ, कान, हाथ, पैर, गर्दन सब छोटे हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुशी से झूमने लगते हैं। अचानक भूतिया लोग पहुंच जाते हैं जहां हुजूर कहता है, तो आखिर तुम पांचों ने मिलकर लोगों की मदद कर ही दी बिना स्वार्थ के। हुजूर हमें माफ कर दीजिए उस चीज के लिए, फिर हमने निस्वार्थ लोगों की सेवा करके उन्हें बचाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सबकी परेशानियाँ खत्म हो गयी। हाँ, अब कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा। तुमने बहुत अच्छे से बाढ़ के लोगों की सहायता की है। अगर मैं वहाँ बाढ़ नहीं लाता तो तुम पांचों आज यहाँ नहीं होती। इसका मतलब वह बाढ़ आपकी वजह से आई थी? हाँ, पर अब तुम जाओ, आराम से अपना जीवन बिताओ। इसके बाद पांचों अतरंगी चुड़ैलें खुशी खुशी रहने लगती हैं।